Hello everyone, myself Akram Khan and you are watching Cerebro Classes. Today I bring the video about Lucknow भूल भुलैया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी बजाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। If you want to know better about भूल भुलैया, watch the video till the end. फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं लखनऊ, जहां हम घूमेंगे बड़ा इमामबाड़ा और जानेंगे उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो शुरू करते हैं रूमी दरवाजे से। फ्रेंड्स, रूमी दरवाज़ा नवाब आसिफुद्दौला द्वारा बनवाया गया था। ये बड़े इमामबाड़े के ठीक बाहर स्थित है। इसको बनवाने का उद्देश्य मात्र सजावट था। यह पूर्व दिशा से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेता है। मुगलई शान और शौकत का ये अद्भुत उदाहरण है। आज की तारीख में रूमी गेट लखनऊ का प्रतीक चिन्ह बन चुका है, जिसकी ऊंचाई 60 फीट है। फ्रेंड्स, हम रूमी दरवाजे को दोनों तरफ से देखते हुए चलते हैं बड़े इमामबाड़े की ओर। बड़े इमामबाड़े का नाम आसिफी इमामबाड़ा है। इसका यह नाम इसको बनवाने वाले नवाब आसिफुद्दौला के नाम पर पड़ा था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित एक बहुत विशाल और सुंदर राष्ट्रीय धरोहर है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में नवाब आसिफुद्दौला ने किया था। फ्रेंड्स, बड़ा इमामबाड़ा एक कंबाइंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें इमामबाड़ा, भूल भुलैया, शाही बावली और आसिफी मस्जिद है। पर्यटकों के लिए भूल भुलैया हमेशा से मुख्य आकर्षण केंद्र रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन चारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और रोचक तथ्यों को जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं आसिफी मस्जिद के बारे में। इमामबाड़े के अहाते में स्थित ये मस्जिद बहुत ही भव्य है। मस्जिद का निर्माण पुरातन पाषाण यानी पत्थरों से किया गया है। इसके निर्माणकर्ता उस समय के प्रमुख अभियंताओं में से एक थे, जिनका नाम किफायत उल्लाह था। किफायत उल्लाह ने अपनी कार्यकुशलता और तकनीक का प्रयोग करते हुए मुगलई शान और भव्यता को एक अलग ही आयाम दिया है। किफायत उल्लाह की कुशल कारीगरी और कार्य में दक्ष होने के कारण ही नवाब साहब ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी। इनको इस कार्य के लिए खास ईरान से बुलाया गया था। लखनऊ का आसिफी इमामबाड़ा पुराने लखनऊ में प्रवेश का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है। यह पुराने लखनऊ की शान माना जाता है। इसका निर्माण 1784 में शुरू हुआ और 1791 तक पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब इमामबाड़े के अंदर। इमामबाड़े का मुख्य कक्ष नवाब आसिफुद्दौला का मकबरा माना जाता है। इसके मुख्य कक्ष को सेंट्रल हॉल या पर्शियन हॉल भी कहा जाता है। इस हॉल की खासियत ये है कि इसकी छत के निर्माण में कहीं कोई सरिया, बीम, कॉलम नहीं दिया गया है। इसकी लंबाई 50 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यह अपने प्रकार का एकमात्र इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है। कक्ष में जहां तहां बड़े बड़े आकार के झूमर लगे हैं, जिनका प्रकाश शीशे पर पड़कर परावर्तित होता है और संपूर्ण कक्ष को प्रकाशवान कर देता है। नवाब साहब ने यह शीशे खास तौर पर बेल्जियम से मंगवाए थे।
फ्रेंड्स, पर्शियन हॉल की छत विश्व में उन सबसे बड़ी छतों में से एक है जो कि बिना किसी सपोर्ट के बनाई गई है। इमामबाड़े में कुल मिलाकर 8 अलग अलग कक्ष हैं और इन सभी कक्षों की ऊंचाई अलग अलग है। नवाब साहब के समय में पर्शियन हॉल को ही मुख्य हॉल माना जाता था। इसमें दाईं ओर एक मेंबरे रसूल रखा है। इस पर बैठकर प्रवक्ता भाषण अभिव्यक्ति किया करते थे। आज भी मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के महीने में यहाँ शिया समुदाय द्वारा बैठकें होती हैं और मेंबरे रसूल का प्रयोग भाषण देने के लिए किया जाता है। यह मेंबर सभी इमामबाड़ों में रखा जाता है। कक्ष के बीचों बीच नवाब आसिफुद्दौला की कब्र है, इसलिए पर्शियन हॉल को नवाब साहब का मकबरा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये है अलम। जंग के दौरान इसका प्रयोग प्रतीक चिन्ह या झंडे के रूप में किया जाता था। यह है ताजिया। ताजिया भी एक प्रकार का चिन्ह है जो इमाम हसन और हुसैन के प्रति शोक व्यक्त करता है। आइए अब चलते हैं इंडियन हॉल की तरफ। इंडियन हॉल को खरबूजा हॉल भी कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट भारतीय फल खरबूजे से प्रभावित होकर ही की गई है। यह पूर्ण रूप से हवादार है और ऊपर की ओर सीलिंग में भूल भुलैया के गलियारों का रास्ता है। इसके बाद है चाइना हॉल। इसका निर्माण चीनी शैली का है। अब इस कक्ष का नाम चाइना हॉल क्यों है? फ्रेंड्स, अगर आपने कभी चीनी मिट्टी से बने बर्तनों में खाना खाया होगा तो आप इसकी सीलिंग को देखते ही समझ जाएंगे कि इसका यह नाम क्यों पड़ा। आइए अब चलते हैं शाही बावली की तरफ, जिसको स्टेप वेल भी कहा जाता है। शाही बावली का निर्माण इमामबाड़ा बिल्डिंग में सबसे पहले किया गया था। इसका आर्किटेक्चर और किफ़ायतुल्लाह की कलाकारी देखते ही बनती है। यह एक ऐसा कुआं है जिसमें निरंतर बहने वाला पानी उपलब्ध होता था। इमामबाड़े के संपूर्ण निर्माण के लिए पानी की आपूर्ति इसी बावली से की जाती थी। कहा जाता है कि शाही बावली से गोमती नदी तक एक गुफा है जिससे निरंतर पानी आता रहता था, परंतु अब यह गुफा बंद हो चुकी है। इस शाही बावली के चारों ओर बड़े बड़े से कमरे बने हुए हैं जिनकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। इस कुएं की सबसे बड़ी खासियत है सीसीटीवी। दोस्तों, उस ज़माने में सीसीटीवी या कैमरा नहीं हुआ करते थे, फिर भी किफ़ायतुल्लाह ने अपनी कुशल कारीगरी और मुगलई आर्किटेक्चर का प्रयोग करते हुए इसको साकार कर दिखाया। यदि आप पूर्व दिशा में बावली की दूसरी तरफ खड़े हों तो बावली को आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आप उसी बावली के पानी में देख सकते हैं। कमाल का आर्किटेक्चर है ना? अब आइए चलते हैं भूल भुलैया की ओर। दोस्तों, भूल भुलैया हमेशा से ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र रहा है। वास्तव में भूल भुलैया कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो इमामबाड़े की दीवारों के अंदर ही है।
इस रास्ते में 489 दरवाजे हैं। याद रखें, 489 दरवाजे हैं जो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। प्रत्येक दरवाजे में 3 अलग अलग दिशा में और दरवाजे हैं, इसलिए इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। भूल भुलैया की पहेलियों में 1024 रास्ते हैं जो हमें ऊपर छत तक ले जाते हैं, लेकिन नीचे आने का बस एक ही रास्ता है। ऐसा कहा जाता है कि भूल भुलैया के अंधेरे रास्तों में कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो फैज़ाबाद, इलाहाबाद, आगरा और दिल्ली तक जाते हैं, लेकिन इन रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दीवारें जिनके कान हैं। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया की लंबी गैलरी के एक छोर से दूसरे छोर पर की जाने वाली बातें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। ज़रूरत है तो बस कान को दीवार में लगाने की। भूल भुलैया की छत एशिया की सबसे बड़ी उन छतों में से एक है जिनके निर्माण में ना तो सरिया लगा है, ना ही कहीं सीमेंट, और ना ही इसमें कोई बीम है और ना ही कोई कॉलम। आज के दौर में ये बात मानना बहुत मुश्किल है कि इमामबाड़े के निर्माण के लिए किफ़ायतुल्लाह ने शहद, चूना, बेल का गूदा, गोंद, उड़द की दाल, गुड़ और कुट्टू के आटे जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया है। इमामबाड़े के निर्माण के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। कहा जाता है कि लखनऊ में उस समय अकाल पड़ा था। इस अकाल और काम के ना होने के माहौल में नवाब साहब ने सभी को काम देना शुरू किया। लगभग 2500 लोग दिन में इमामबाड़े का निर्माण कार्य करते थे और 2500 लोग इसे रात में तोड़ने का काम किया करते थे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग अपनी इज्जत और रसूख के चलते दिन में काम नहीं कर सकते थे, वह रात में तोड़ने का काम किया करते थे। इससे उनको काम भी मिलता था, उनका घर परिवार भी चलता था और उनकी इज्जत पर भी कोई बात नहीं आती थी। इस प्रकार 1784 से लेकर 1791 तक निर्माण और तोड़ने का कार्य चलता रहा। तकरीबन 7 साल बाद इमामबाड़े का निर्माण कार्य पूरा हो गया। Today's topic is favorite to all. So first of all, we will get to know that what is a family or what do you mean by a family. बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवार क्या होता है। Family is a group of people who are related to each other. परिवार कुछ लोगों का समूह होता है जो कि एक दूसरे के संबंधी होते हैं, जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, ये सभी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल। बच्चों, परिवार हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिवार से ही हमें प्यार मिलता है और हमें एक दूसरे का महत्व पता चलता है। परिवार हमें सिखाता है, समझाता है और हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है। Let's watch a rhyme on family and try to understand family's importance. Dear children, we will get to know that what is an ideal child
An ideal child is good tempered. He or she always think straight and act straight. An ideal child is truthful. एक अच्छा बच्चा सदैव अच्छा व्यवहार करता है। वह हमेशा अच्छी बातें ही सीखता है और समझता है। वह सदैव सच बोलता है। There are some qualities of an ideal child. Number 1. An ideal child always obey their elders. एक अच्छा बच्चा सदैव अपने बड़ों का कहना मानता है। Number 2. Studious. An ideal child is dedicated to his or her study. एक अच्छा बच्चा अपने सभी कार्य समय पर करता है और अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। Number 3. Creative. An ideal child must be creative. एक अच्छा बच्चा सभी कामों को करता है जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, etc. Number 4. Punctual. An ideal child must be punctual. एक आइडियल बच्चा समय का पाबंद होता है जो कि अपने सभी कार्य समय पर करता है जैसे कि सुबह को जल्दी उठना, स्कूल समय पर पहुंचना, सभी क्लासेस में समय पर अपना काम पूरा करके अपने टीचर को दिखा देना। Number 5. Truthful. An ideal child never tells a lie. बच्चों, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। Number 6. Helpful. An ideal child always helpful for others. अच्छे बच्चे दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। So my dear children, this was the explanation of your chapter. Before starting to discuss the points, I would like to ask a question that what do you mean by writing? कि आप writing से क्या समझते हैं? So the answer is writing is the process of using symbols, letters of the alphabet, punctuation and space to communicate thought and ideas in the readable form. Writing can also refer to the work or career of an author. It means कि लेखन विचारों और विचारों को पढ़ने लायक एक रूप में लिखने के लिए विभिन्न प्रतीकों, विराम चिन्ह, खाली स्थान और अक्षरों का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। Now let us discuss some important points. Number 1. Plan your writing. Planning before writing helps a lot. It means you to check out as to how to begin a piece of writing. Beside that, you also get time to think what you are trying to express. इसका मतलब हुआ कि लिखने से पहले हमें अपने लेखन को योजना बनाना है। इससे बहुत मदद मिलती है। यह हमें हमारे लेखन को चेक करने की सुविधा देती है कि लेखन का एक हिस्सा कैसे शुरू किया जाए। इसके अलावा इससे हमें सोचने का समय भी मिलता है कि हम अपने लेख में क्या व्यक्त करना चाहते हैं। Number 2. Use appropriate vocabulary. Whether it is a school project, an article, or a scholarly essay, the writing should be precise,
evocative and spiced with the unexpected. Using the right adjective can turn a simple sentence into one that the people will remember for a long time. Use specific words and try not to repeat the same words over and over again. तो इसका मतलब हुआ है कि हमें केवल उन शब्दों का ही प्रयोग करना है जो हमारी परियोजना, लेख, निबंध के लिए सटीक हों। हमारे शब्दों को ऐसा होना चाहिए कि उनके विचारों से उत्तेजना हो, वह मसालेदार हो, साथ ही साथ उनको एक सरल एवं साधारण वाक्य में बदला जा सके जिसको लोग लंबे समय तक याद रखें। मुख्य एवं विशेष शब्दों का ही प्रयोग करें और एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से हमें बचना चाहिए। नंबर 3, मेक इट शॉर्ट। A good piece of writing is simple, clear, and direct. There is no need to write 50 words for what could be said in 20 words only. Or use multi-syllable words when a short one does just the same. Good writing is about using the right words, not filling up the whole page. If a phrase doesn't add up anything valuable to your writing, it's good to remove it. इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे टेक्स्ट को छोटा करना है। लेख का एक सरल सा टुकड़ा अच्छा होता है। हमारा लेख स्पष्ट और प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो लेख केवल 20 शब्दों में ही लिखा जा सकता है, उसको लिखने के लिए 50 शब्दों या उससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा लेख कम से कम शब्दों के प्रयोग से ही लिखा जा सकता है, बिना पूरे पेज को भरे हुए। नंबर 4, यूज फिगर ऑफ स्पीच विद कॉशन। हमें भाषण के आंकड़ों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। Write a good metaphor or simile can give your writing a punch or vigor. A bad one can spoil its effect. Overusing metaphors and similes suggests that you are not confident with what you are writing and relying on figure of speech to explain your points. Use them as an ornament only, not as the apparel itself. हमें सावधानी के साथ आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। एक अच्छा रूपक या उपमा हमारे लेख को शक्ति दे सकता है। भाषा के आंकड़ों को केवल आभूषण के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा लेख सुसज्जित हो सके। नंबर 5, यूज मेनली एक्टिव वॉइस। One of the most common manifestations of bad writing is the overuse of passive voice. Use active voice and avoid the unnecessary use of passive voice. Passive voice may make sentences unnecessarily confusing. For example, the dog bit the man instead of the man was bitten by the dog. इसका मतलब हुआ खराब लेखन की सबसे आम कमी एक निष्क्रिय आवाज़ का अति प्रयोग हो सकता है। इसलिए सक्रिय आवाज़ों का प्रयोग करें और निष्क्रिय से बचें, क्योंकि निष्क्रिय आवाज़ें भ्रमित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुत्ते द्वारा आदमी को काटा गया।
इसके बजाय हम लिख सकते हैं आदमी को कुत्ते ने काट लिया। नंबर 6, यूज सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें हमारे लेख में क्रिया के सरल रूपों का ही प्रयोग करना चाहिए। Use simple form of verb in sentences. For example, write, I have seen Chetan Bhagat's new book, instead of I have had a sight of Chetan Bhagat's new book. तो इसका मतलब हुआ कि वाक्यों में क्रियाओं के सरल रूपों का उपयोग करें, जैसे मैंने चेतन भगत की नई किताब को देखा। इसके बजाय हम कह सकते हैं कि चेतन भगत की नई किताब पर दृष्टि डाली। So these were the 6 important points to be a skillful writer. Today we will talk and learn about how to be hygienic and fit. For this purpose, I have made some videos for you. First of all, let's know about hygiene. Hygiene is any practice or activity that we do to keep ourselves as well as things healthy and clean. These practices are washing hands, cuffing into elbow, wear washed clothes, रेगुलर हाउस क्लीनिंग एटसेट्रा। तो हाइजीन क्या होती है? ऐसे काम या अभ्यास जो हमें और हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को साफ और स्वच्छ रखें, उन्हें हम हाइजीन कहते हैं। वस्तुओं और स्वयं को स्वच्छ रखने के लिए हमें हमारे हाथों को साफ रखना चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, समय समय पर घर की सफाई भी करना चाहिए, खाने पीने के फल एवं सब्जियों को धोने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसी सभी गतिविधियां स्वच्छता के अंतर्गत ही आती हैं। Now, let us know about fitness. Fitness is the condition of being physically and mentally fit and healthy. जैसा कि कहा गया है कि एक स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क वास करता है, तो हमारी ऐसी अवस्था जिसमें हम और हमारा शरीर मस्तिष्क दोनों से स्वस्थ हों, तभी हमें स्वस्थ माना जाएगा। We all want to be healthy. To keep ourselves healthy, we should eat healthy food, do proper exercise and have a healthy lifestyle. हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए हमें स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए सदैव शुद्ध भोजन ही खाना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। Let's discuss some practices of our daily life which can help us to be healthy. Number 1. Do not overeat but eat your meal regularly. मतलब यह कि हमें भूख से अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन सही समय पर खाना खाना चाहिए। Number 2. Wash your hand and face every time when you come home. बाहर से घर आने पर हमेशा हाथ और चेहरे को अच्छी तरह से धोना चाहिए। Number 3. Don't stay in a room which has poor ventilation. हमें ऐसे कमरे में नहीं रहना चाहिए जो कि हवादार ना हो। Number 4. Eat lots of fruits and vegetable in our food. हमें हमारे खाने में फल एवं सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। Number 5. Don't walk into home with dirty shoes. घर में गंदे जूते पहनकर नहीं आना चाहिए। Number 6.
डोंट स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में कमजोरी आ सकती है। एंड नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। In the very first picture of our exercise, there is a person is sleeping on time. इसका मतलब कि हमें सही समय पर सोना चाहिए, जिससे कि अगली सुबह हम सही समय पर उठ सकें। इसलिए इस पिक्चर पर सही का ही निशान लगाया जाएगा। In the second picture, we can see a child is walking with dirty shoes in home. दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने घर में गंदे जूतों के साथ में आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस पिक्चर पर हम गलत का निशान लगाएंगे। In the next third picture, we can see that a boy is doing exercise. Yes, it is a good habit for all of us. इसलिए थर्ड पिक्चर पर सही का निशान लगाया जाएगा। In picture 4, we can see that a girl is eating her meal properly. एक लड़की अपने खाने को सही ढंग से खा रही है, जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पिक्चर पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। Now here in picture 5, a boy have lots of food in his plate. He is going to overeat the food. Is this good? No, this is not the proper way of eating food. ये खाना खाने का सही तरीका नहीं है। उसने अपनी प्लेट में बहुत ही अधिक खाना ले रखा है। इसलिए इस पिक्चर पर हम गलत का निशान लगाएंगे। In the next and last picture, there is a boy who is eating food while watching TV. This is a very bad habit, dear children. Do not eat while watching TV. Okay? खाना खाते समय हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। इसलिए इस पिक्चर पर भी हम गलत का निशान लगाएंगे। I hope that you all have learned about the hygienic and to be fit. My dear children, in our daily life, we come across many situations which test or host the presence of our mind in those situations. We should think a while and do the right things. बच्चों, हमें हमारे रोज़ की लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जहाँ पर हमें कोई फ़ैसला करना होता है। इसलिए हमारे सामने कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमको सोच समझ करके ही फैसला करना चाहिए। In this chapter, there are some situations given for our better understanding to live our life with our choice. तो आइए ऐसी ही कुछ सिचुएशन को समझते हैं जिनके आधार पर हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। Number 1. It's exam time. The student sitting in front of you has forgotten his pencil at home. You have an extra pencil. Would you offer the extra pencil to him or you keep doing your work? बच्चों, मान लीजिए कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एक बच्चा अपनी पेंसिल लाना भूल गया है। क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है और क्या आप अपनी पेंसिल उस बच्चे को देना चाहेंगे या अपना कार्य करते रहेंगे? We should offer the extra pencil to the child. So the answer is A. Tick on the A, offer the extra pencil to him. Number 2. Let's suppose you are playing with your friend near your house. One of your friend gets hurt and lies on the ground as if he is asleep. Now what will you do?
You would leave him to sleep peaceful or call elder people at once? The answer is B. Call the elder people at once. Number 3. In your classroom, you find a pencil lying on the floor. What will you do? You would keep it with you, or you will submit it to the lost and found in charge. बच्चों, अगर आपको आपके स्कूल में कोई भी खोई हुई पेंसिल मिलती है तो क्या आप उस पेंसिल को अपने पास रखेंगे या फिर उस पेंसिल को लॉस्ट एंड फाउंड इंचार्ज के पास या फिर अपने क्लास टीचर को देंगे? द आंसर इज बी. यू विल सबमिट द पेंसिल टू द लॉस्ट एंड फाउंड इंचार्ज. Number 4. Suppose you are playing in the park. A stranger offers you the chocolate. What will you do? A. You will refuse the offer and go to the home. B. Take the chocolate. बच्चों, मान लीजिए कि आप एक पार्क में खेल रहे हैं. वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है जो कि आपको चॉकलेट देना चाहता है. तो क्या आप उसे चॉकलेट ले लेंगे या फिर आप उसको मना कर देंगे? सो द आंसर इज ए. यू विल रिफ्यूज द ऑफर एंड गो होम. नंबर 5. लेट्स सपोज दैट यू आर अलोन एट होम एंड समवन इज रिंग ऑन द डोर बेल. वॉट विल यू डू? ए. यू वुड ओपन द डोर एट वंस, और बी. You will open the door only if he is known to you. मान लीजिए कि आप अपने घर पर अकेले हैं और बाहर दरवाजे पर कोई आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डोर तुरंत ओपन कर देना चाहिए या फिर अगर वह व्यक्ति आपके जान पहचान का है तभी ओपन करना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, ओपन द डोर ओनली इफ ही इज नोन टू अस. So the answer is B. Open the door only if he is known to us. So this is all your exercise. Everyone loves parties. However, we must not forget that a party is a social gathering. So we must know how to behave at a party. Before making more discussion, I want to ask a question that what do you mean by a party? कि आप पार्टी से क्या समझते हैं? For your better understanding, you must watch the next video segment that will help you to understand what is a party. Let's start the video. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Now I hope through this video you all get an idea about the party. अब आप समझ गए होंगे कि एक पार्टी या समारोह क्या होता है. Let's discuss some points about the party. Number 1. Always reach party on the time. हमें पार्टी में सदैव सही समय पर पहुंचना चाहिए. Number 2. We should greet. इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में पहुंचने पर हमें बधाई देना चाहिए. Take as much as food you need. हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें. अधिक मात्रा में लेने से खाने की बर्बादी हो सकती है. We must be respectful to waiters. हमें वेटर्स के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए. We should not make fun of others. पार्टी के समय हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए. We should thank while leaving party. पार्टी से जाते समय हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए. And now let us discuss our exercise. The first one is already done for you, so proceeds towards the next question. Number 2. As soon as we arrive at the party, we should or should not greet the host. तो इसमें हमें should को encircle करना होगा, क्योंकि जब हम कहीं पर पार्टी में जाते हैं वहां जाने पर हमें सभी को विश करना होता है, इसलिए यहाँ पर should को सर्कल करेंगे. Number 3. We should or should not always take as much as food we require. इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता हो, इसलिए इसमें हमें शुड को एनसर्कल करना होगा, क्योंकि हम उतना ही खाना लें जितने की हमें आवश्यकता हो. Number 4. We should or should not be disrespectful to waiters. क्या हमें पार्टी में वेटर्स के साथ में दुर्व्यवहार करना चाहिए? नहीं, इसलिए इसमें should not पर सर्कल किया जाएगा. Number 5. We should or should not make fun of others. क्या पार्टी में दूसरे लोग जो आए हुए होते हैं हमें उनका मजाक बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इसमें हमको should not पर सर्कल बनाना होगा. Number 6. We should or should not thank the host before leaving the party. क्या पार्टी से जाते समय हमें होस्ट को थैंक्स कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? इसलिए पार्टी से जाते समय हमें बिल्कुल अपने होस्ट को थैंक्स करना चाहिए, इसलिए हमें शुड पर सर्कल करना होगा. Dear children, whenever we eat something, we should follow table manner. हम जब भी कभी कुछ खाएं, हमें डाइनिंग टेबल के तौर तरीके अपनाना चाहिए. इसलिए सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम कुछ तरीकों को सीखेंगे. Now there is some point to remember. आइए जानते हैं याद रखने के लिए कुछ बातें. Say excuse me. In any case, you need to leave the table. यदि आपको किसी वजह से टेबल से हटकर जाना हो तो एक्सक्यूज मी बोलकर हटें. डोंट पुट योर एल्बोज ऑन द टेबल व्हेन यू आर ईटिंग. खाना खाते समय अपनी कोहनियों को टेबल पर ना रखें. नेवर लेट फॉर अ मील. खाना खाने के लिए देर ना करें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही खाना खाएं. डू नॉट मेक नॉइज विद योर फोक
or spoon while eating. खाना खाते समय अपने कांटे और चम्मच से आवाज ना करें. Do not talk while eating. खाना खाते समय बातें ना करें. ऐसा करने से हमारी सांस उलझ सकती है. Stay in your place until everybody finishes his or her food. जब तक सभी अपना खाना खत्म ना कर लें, तब तक अपनी जगह पर रहें और सबके साथ उठने का इंतज़ार करें. I hope you will always remember these points. Now it's time for exercise. Number 1. Satyam eats with his mouth wide open. सत्यम खाना खाते समय बहुत अधिक मुंह खोलता है. बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है. It's a bad habit. So put cross here. Number 2. Ankit starts eating before everybody comes. अंकित सबके आने से पहले ही खाना शुरू कर देता है. तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. So put cross here. Number 3. Rahul always washes his hand before eating. राहुल खाना खाने से पहले सदैव हाथ धोता है. It's a good habit. So put tick here. Number 4. Pinky drops food from her plate while eating. खाना खाते समय पिंकी अपनी प्लेट से खाना गिराती है. It's a very bad habit, children. So put cross here. Number 5. Kirti keeps her elbows on the table while eating. कीर्ति खाना खाते समय अपनी कोहनी टेबल पर रखती है. Is this a good habit or bad? It's a bad habit. So put cross here also. Number 6. Pulkit wipes the dishes with tissue paper before he starts eating. पुलकित खाना खाने से पहले डिश को टिश्यू पेपर से साफ करता है. बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि टिश्यू पेपर एक बार इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए हमें यहाँ पर भी क्रॉस करना है. Today we are going to talk about non-violence. Non-violence means अहिंसा. Dear children, अहिंसा से हमारा मतलब है कि एक ऐसा धर्म जिसमें सभी मनुष्य समान रूप से एक ही समाज में बिना किसी को क्षति पहुंचाए रह सकें. इसीलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म. Do you know about the virtue? Virtue is the quality, जिसका मतलब होता है गुण. Non-violence is the ultimate virtue of good thoughts and deeds among the people of our surrounding. The principle of non-violence is to live and let live, means जियो और जीने दो. We should be virtuous in our thoughts and deeds. Non-violence is the ultimate virtue. It is the essence of principle live and let live. Great souls like Gautam Buddha, Vardhaman Mahavir and Mahatma Gandhi attained supreme glory because they pursued the path of non-violence. बच्चों, हमें हमारे विचारों और कर्मों से अहिंसात्मक बनना है क्योंकि अहिंसा एक बहुत अच्छा गुण है जिसका आधार होता है जियो और जीने दो. हमारे देश के कुछ महात्माओं ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़ी से बड़े असंभव कार्यों पर भी सफलता प्राप्त की है. द अपोजिट ऑफ नॉन वायलेंस इज वायलेंस. इट मीन्स द एक्टिविटीज or deeds that can harm other as well as our own self. There are some situations that can increase violence in our society. Verbal abuse at home, class, among friends,
एटसेट्रा। घर में, कक्षा में या दोस्तों के साथ गाली देना या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करना। द लैक ऑफ पेशेंस इन पीपल, धैर्य खोना या फिर धैर्य को अपने साथ ना बनाए रखना। वॉचिंग फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज विद वायलेंट कंटेंट, टीवी पर ऐसे कार्यक्रम या फिल्म देखना जिसमें हिंसा हो। फीलिंग नेग्लेक्ट और अब्यूज्ड, ऐसा महसूस करना कि हमारी उपेक्षा की जा रही हो। बुलिंग समवन और बीइंग बुलीड बाय समवन, किसी के साथ बदमाशी करना या फिर किसी के द्वारा बदमाशी का शिकार हो जाना। प्लेइंग वीडियो गेम्स दैट एनकरेज द वायलेंट एक्टिविटीज, ऐसे वीडियो गेम खेलना जिसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो। बीइंग इन द कंपनी ऑफ वायलेंट पीपल, ऐसे व्यक्तियों का साथ जो कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के हों। रीडिंग बुक्स और नॉवेल विद वायलेंट थीम और प्लॉट्स, ऐसी बुक या नॉवेल का पढ़ना जिसमें हिंसात्मक घटनाओं का वर्णन किया गया हो। रैगिंग इन स्कूल एंड कॉलेज एक्सेट्रा, स्कूल और कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट से छेड़छाड़ करना। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की गरीब होना। इलिटरेसी, अनपढ़ होना। These all are major situations and facts that encourage the violence in the society. Now move towards our exercise. Number 1. In the assembly hall of your school, you see a big girl teasing a little girl and throwing her books and belongings here and there. What would you do? एक बड़ी लड़की छोटी लड़की का सामान इधर उधर फेंक रही है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? In this situation, we should have to take care of the little girl and help her to collect her belongings. There is no need to talk anymore with the elder girl. Number 2. You are to make a science project for your assessment. One of your classmates overhears your very creative idea and steals it. What would you do? So the answer is, I will let him to steal my idea, but I will try to make another project apart from that one with more creativity. And for the next time, I will make project without discussing with others. Number 3. Every day, one of your neighbor throws garbage in front of your house, though you have asked him many times not to do so. He does the same things every day. What would you do? In this situation, I will never fight with the neighbor, but I will clean my surrounding myself. One day, he will surely realize that his deeds are wrong. Number 4. There is only one grocery store in your neighborhood. You usually buy groceries from there only. The store owner is rude to you and never returns the change he owes you. What would you do? The answer is, if the grocery store owner do not return change many times, then I will treat him in his own way. At the next time of payment, I will give him those things which he gave me earlier instead of change money. Number 5. One of your classmates is violent by nature. Without your permission, he exchanges the damaged pencil with yours. What would you do? The answer is, I will try to make distance from the classmate who is violent in nature. You are a very good football player. It's the selection day of your school football team. The sport coach refused you to take in the team because he disliked you for some reason. What would you do? First, I will try to convince the coach sir for my selection.
If he still refuse me to take me in the team, then I will prove myself with my skills in front of selection committee. The sobriquet for Indian places. Before discussing the topic, I would like to ask you that what do you mean by the sobriquet? So the meaning of sobriquet is a name given to someone or something that is not their real or official name. A sobriquet is an informal name or a title that is given to a person, place or thing. किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के उपनाम को sobriquet कहते हैं, ऐसा नाम जिससे उसे जाना जाता है. My dear viewers, India is a nation of different kind of land, climate, culture, religion and lots of diversities. Instead of that, the people of India are tied together with a rope of unity. India is a country which is completely saturated with its natural resources and availability of things. With respect to our topic, let's know about some sobriquets of Indian cities. अपने टॉपिक के अनुसार आइए जानते हैं कुछ ऐसे sobriquets को जो हमारे देश के कुछ जगहों को दर्शाते हैं. नंबर 1, द सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर. द लखनऊ. Yes, the Lucknow acquired this name after the reign of the third Nawab when Lucknow became their capital. The city became North India's cultural capital. The Nawabs were best remembered for their lifestyles. लखनऊ को ये नाम तब मिला जब यहाँ तीसरे नवाब ने शासन किया. तब लखनऊ नवाबों की राजधानी बन गया. इसके नवाबों को उनके रहन सहन के लिए याद रखा जाता है. नंबर 2, स्टील सिटी ऑफ इंडिया. Jamshedpur, the steel city of India, is one of the most advanced and populous city in Jharkhand. It is home to the 10th largest steel company in the world, that is Tata Steels. Jamshedpur is the first ever planned industrial city in India. जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है. ये झारखंड के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक प्रमुख है. यह विश्व में 10वें नंबर के स्टील उत्पादन कंपनियों में से एक का घर माना जाता है, जो कि टाटा स्टील है. भारत का सबसे पहला औद्योगिक नगर जमशेदपुर ही है. नंबर 3, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया. It is the Jaisalmer. Jaisalmer is called as the Golden City of India because of the yellow stone used for the architecture of town. जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस शहर के निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिससे ये सुनहरा दिखाई देता है. नंबर 4, पिंक सिटी. Jaipur is the historic city in India with two famous nicknames, Paris of India and the more popular one is Pink City. जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है जिसको दो अलग अलग प्रमुख नामों से जाना जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया और पिंक सिटी. नंबर 5, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. Bangalore is also called as the Silicon Valley of India because it is hub of Indian information technology. There are more than 250 headquarters of software companies in Bangalore. India's biggest information technology giants like Infosys, Wipro and HAL are also located in Bangalore. भारत की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे विप्रो, इन्फोसिस और HAL यहीं पर है. बेंगलोर में 250 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों का हेडक्वार्टर है.
बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारतीय सूचना एवं प्रसार तकनीक का केंद्र माना गया है। नंबर 6, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। Mumbai is also known as City of 7 Islands. It is because of its 7 islands. मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। इसका यह नाम इसके द्वीप के कारण मिला है। These islands are वर्ली, पारेल, माजागांव, माहिम, लिटिल कोलाबा, कोलाबा और बॉम्बे। Number 7, City of Oranges. Nagpur is also known as the City of Orange for being a major trade center of oranges cultivated in large part of the region. नागपुर को संतरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ लगभग सभी जगह पर संतरों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः संतरे की ही खेती की जाती है। So these were some sobriquets of Indian places. Hope you will learn from you that what does the conquer mean? Conquer means to be overcome or to get control on any situation. Conquer का मतलब होता है किसी सिचुएशन पर विजय प्राप्त करना या किसी भी हालात में खुद को कंट्रोल में रखना। In this video, we will learn how to overcome from examination, stress and phobia. Exam time is very sensitive time for students. The time before an exam is very important, but what more important in the time during the exam? छात्रों के लिए परीक्षा का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। परीक्षा से पहले का समय जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण वह समय होता है जब छात्र परीक्षा दे रहे हों। There are some tips you should follow during exams. Note down important information. हमें महत्वपूर्ण जानकारियों को लिख लेना चाहिए। As soon as you get your question paper, write down all the information that is difficult to remember, such as formulas, dates, keywords, etc. on its back. You can reference it later if the need arises. जैसे ही आपको प्रश्न पत्र प्राप्त हो, आप पूरे पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लें। उन सभी बिंदुओं को पेपर के पीछे लिख लें जिनसे आप आगे मदद ले सकें, जैसे कि फार्मूला, डेट आदि। रीड एंटायर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। You must read the entire question paper and mark the question that you can answer easily. Do not be in a hurry. Sometimes easy questions are put at the end of the question paper. आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें और उन प्रश्नों को मार्क करें जो आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करने में जल्दबाजी ना करें क्योंकि कभी कभी आसान प्रश्न पत्र के अंत में ही दिए जाते हैं। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। We should read all the instruction carefully and then attempt questions. Most students get a lots of mark taken off because they are careless and do not read the instruction properly. Skip the questions whose answer you don't know. Do not try to answer the question whose answer you don't know or you are unsure about the answers. Mark them with a question mark and move on. You can get back to these questions when you have done with easy questions.
ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने में समय व्यर्थ ना करें जो आपको नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें किसी निशान से मार्क कर लें और अगले प्रश्नों को हल करें। जब आपके आसान प्रश्न हल हो जाएं, तब उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें जिसमें आपको परेशानी हो रही हो। मेंटेन द पेस, समान गति बनाए रखें। डू नॉट बी टू स्लो or too fast. Maintain the pace while attempting questions. It is good to wear a watch or periodically keep an eye on the clock so that you are aware of how much time you are left with. समान गति बनाए रखने से ये तात्पर्य है कि ना तो बहुत अधिक जल्दी करें और ना ही बहुत धीमे प्रश्नों को हल करें। प्रश्नों को हल करने की गति को बनाए रखें। हो सके तो घड़ी पहनें या फिर समय समय पर घड़ी पर नज़र रखें। डबल चेक योर वर्क, अपने कार्य को दोहरा करके चेक करें। इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम, डबल चेक योर आंसर्स। मेक श्योर यू हैव फॉलोड ऑल द डायरेक्शन एंड हैव नॉट स्किप्ड एनी पेज। प्रश्न पत्र हल करने के बाद यदि कुछ समय बचा हो तो अपने उत्तरों को दोहरा करके चेक करें। अच्छे से जांच लें कि सभी निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है। देख लें कि कहीं कोई पेज या प्रश्न छूटा तो नहीं है। So these were some of basic tips to be success in your exam. Hope you all have learned about these tips.